स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से जारी लिस्ट में हरियाणा के 10 जिले शामिल हैं जो नशे की चपेट में हैं, जिनमें से एक करनाल का नाम भी शामिल है, जो कि करनाल के लिए चिंता की बात है। जैसे जैसे नशा बढ़ रहा है, उसके प्रभाव से युवा नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। लोगों की मांग है कि नशा मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त करनाल बनाया जाए। उसको लेकर सरकार और प्रशासन को फ्रंट फुट पर आना होगा। करनाल की रामनगर सदर बाजार में नशा मिलता है, जिसको लेकर पुलिस कई बार रेड भी कर चुकी है, पर ये नशे का कारोबार कम ही नहीं हो रहा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो छात्र हमारे हैं, जो बच्चे हमारे स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं, उनके बीच में जो नशे की जो प्रभाव आजकल जो बढ़ रहा है, बहुत चिंता का विषय है। क्योंकि नशा ना सिर्फ एक पीढ़ी को बर्बाद करता है, बल्कि पूरे देश की जड़ों को खोखला करने के लिए जो है अपना रोल अदा करता है। और भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की जो पहल है, निश्चित तौर पर बहुत पहले चलाई जानी चाहिए थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस योजना के तहत कुछ बड़े जो है वो प्लान जो है वो सामने आएंगे, जिसके तहत करनाल से नशा मुक्ति को जो है वो एक बड़ा अभियान बनाकर नशे से करनाल को मुक्त किया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा एक पहलू ये भी है कि जब करनाल को चुना गया है तो ये अपने आप में एक इंडिकेशन है कि करनाल में नशा बहुत ज़्यादा है। लोगों का मानना है कि पुलिस और प्रशासन को इस नशे को खत्म करने के लिए एक्शन मोड पर काम करना होगा। देखना ये होगा कि प्रशासन इस तरफ कितना ध्यान देता है और नशे पर काबू करने के लिए किस तरह से काम करता है। देखिए, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नशा मुक्त भारत अभियान एक चलाया है। 15 अगस्त 2020 को एक अभियान चलाया है जो थ्रू आउट इंडिया शुरू हो चुका है। उसमें ये मार्च 2021 एक साल तक लगभग चलेगा। इसमें मेन जो हरियाणा के हैं वो थ्रू आउट जो इंडिया है लगभग 272 के करीब इन्होंने सिटी आइडेंटिफाई करे हैं। उसमें से हरियाणा के भी 10 हैं, अगर करनाल का भी उसमें नाम है। और ये इसका मेन पर्पस यही है कि जो नशा है, नशे को के ऊपर अटैक करना है ताकि नशे की सप्लाई चेन बंद हो सके और जो इसके विक्टिम हैं उनका सुधार हो सके। तो करनाल को आइडेंटिफाई किया है। अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था और उसमें जो लगभग 200 के करीब जिले जो आए हैं, उसमें से हरियाणा के 10 हैं, उनमें एक करनाल भी है। इसके लिए हमने टास्क फोर्स गठित कर दी है। शुक्रवार को हमने उस टास्क फोर्स की बैठक भी कर ली है और जो 4-5 चीजें उसमें टास्क फोर्स में फैसले किए गए हैं, उसमें से कुछ तो ये हैं कि जितने भी लोग ऐसे होंगे उनको आइडेंटिफाई करके हम उनकी काउंसलिंग कराएंगे। एसडीएम मसंद को इसके लिए नोडल अधिकारी लगाया गया है और काफी महत्वपूर्ण फैसले हमने इसमें किए हैं। आने वाले समय में जरूर इस पर प्रभाव। जब जागृति आएगी तो लोग नशा छोड़ेंगे और सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी और पूरी सरकार नशे विरोधी के लिए पूरा उन्होंने काम कर रहे हैं। और सरकार का ये उद्देश्य है कि हरियाणा के अंदर नशा बिल्कुल न हो और जो हमारे युवा हैं वो इस बीमारी से, इस लत से दूर होकर और अपने जो उनका उज्जवल भविष्य है उसकी तरफ वो ध्यान दे। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। बिहार में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र की प्रशिक्षु महिला दरोगा ने थाना प्रभारी और प्रशिक्षु पुलिस अपर निरीक्षक ऋतुराज जायसवाल पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। फकुली ओपी थाने में तैनात महिला दरोगा ने पटना में राज्य महिला आयोग में आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है। हम महिला आयोग में गए थे क्योंकि हम महिला हैं। हम चाहते हैं कि मेरे लिए महिला सपोर्ट करे, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है। अगर हम इस डिपार्टमेंट से जुड़े हैं तो हम सब सीनियर वरीय पदाधिकारी से उम्मीद करते हैं कि वो लोग मुझे सहयोग करें। मेरे साथ अगर इस तरह का अन्याय हुआ है तो उस अन्याय के विरोध कार्रवाई की जाए।
पीड़िता ने एसएसपी और आईजी को भी लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। 30 तारीख को मेरे साथ मारपीट हुई और मेरे हस्बैंड के साथ भी मारपीट हुई है। हम लोगों को इस तरीके से गाली गलौज दे के वहाँ पे बेइज्जत किया गया है। इसी के लिए मैं हर जगह जा के न्याय की उम्मीद कर रही हूँ। कल मैं एडीजी सर से भी वहाँ मिली, डीजी सर से भी मिली हूँ और डीजीपी सर को भी मैंने एप्लीकेशन दिया है। अब मैं आगे उम्मीद कर रही हूँ कि आगे मुझे क्या न्याय मिलेगा। प्रशिक्षु महिला दरोगा कविता कुमारी का आरोप है कि दोनों पुलिस पदाधिकारी ड्यूटी के दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार करते थे। इतना ही नहीं, एक दिन तो धक्का देकर इस जमीन पर भी गिरा दिया और पति के साथ भी मारपीट की। आरोप ये लगा है कि मुझे मेरी लज्जा भंग की गई है, मुझे पूरी तरीके से शारीरिक और मानसिक पीड़ा दी गई है, मुझे ठेल ठाल किया गया है। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड इस चीज़ का बोले हैं कि क्यों आप इस तरीके से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो देखिए इनके साथ क्या बिहेव किया गया है। मेरे साथ मारपीट की गई है। मेरे साथ तो बस मारपीट हुई है एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं उस दिन टोटली डीप शॉक में चला गया कि व्हाई द हेल दे स्टार्टेड विथ मी। मैंने जब कुछ नहीं किया है तो ऑल ऑफ अ सडन ये सब मारपीट होना, ये सब ठीक नहीं है ना। आप खुद देख सकते हैं ये निशान। जिसके बाद पति को इलाज के लिए पटना अस्पताल ले जाना पड़ा। महिला दरोगा ने अपनी जान को भी खतरा बताया है। वहीं एसएसपी जयकांत ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तो मैं अभी इसी प्रक्रिया में लगी हुई हूँ। अभी अब थाना में गई थी तो मैं वहाँ पे जब अपना संज्ञान दे रही थी, अपना बयान दे रही थी, तो बगल में जो मेरे थाना प्रभारी हैं वो खाना खा रहे थे और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। जिला परिषद नालंदा के अध्यक्ष मीरा सिन्हा के विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर आज हरदेव भवन सभागार में जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक की कार्रवाई में कुल 21 जिला पार्षद शामिल हुए। बैठक की कार्रवाई प्रारंभ करते हुए जिला पदाधिकारी ने सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव में लगाए गए आरोप को पढ़कर सुनाया। उसके बाद इस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा की गई। चर्चा के बाद बैठक के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी ने मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। गुप्त मतदान के माध्यम से सभी उपस्थित 21 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत दिया। इंडिया लाइव 24 के लिए नालंदा से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म स्थल पोरबंदर में बापू की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लेकर राज्य प्रमुख किशोर देसाई के मार्गदर्शन में क्रांतिकारी एएपी नेता जितेंद्र सिंह तोमर द्वारा पूरे राज्य की यात्रा कर युवा जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजियाबाद से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। साउथ की हम यहाँ पे जिस जगह पे है, ईस्ट से वेस्ट की। विकास क्या किसी नेता के इसमें शामिल होने के संकेत मिल रहे हैं? सरोकार से अंजाम की खबरें, बस काम की। इस दवा के संबंध में संज्ञान लेते हुए आप पूरी जानकारी मांगी है। मिशन इंडिया लाइव 24 का फिक्र पूरे हिंदुस्तान की। चाइना सीमाओं का विस्तारवाद करता है, लेकिन हिंदुस्तान को अपनी दोस्ती का विस्तारवाद करना चाहिए। देखिए आपकी खबर सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालाघाट की कटंगी तहसील के वार्ड नंबर 7 के रहने वाले सलीम उर्फ बबलू मेमन सरकारी तंत्र की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं। जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों की संवेदनहीनता के चलते अब परिवार को पालने का सवाल सामने खड़ा हो गया है। दरअसल पेशे से बस एजेंट बबलू को 2018 में हार्ट अटैक की वजह से बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। रिश्तेदारों से कर्ज लेकर उन्होंने अस्पताल की बहुत मोटी फीस भरी।
फिर परेशान बबलू ने मुख्यमंत्री को बाकायदा पत्र लिखकर अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद तत्कालीन एसडीएम ऋषभ जैन ने उन्हें डीएम कार्यालय में बुलाया और बैंक अकाउंट समेत जरूरी डॉक्यूमेंट भी मंगवाए। जिसके कुछ दिन बाद कलेक्टर ऑफिस बालाघाट से बबलू के लिए फोन आया कि उनके लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि मंजूर कर ली गई है। बावजूद इसके कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें अभी तक कोई सहायता राशि प्राप्त नहीं हुई है। अब बबलू की हालत यह है कि लॉकडाउन के चलते रही सही कमाई भी चली गई है। शरीर में वो ताकत भी नहीं है कि ज्यादा काम कर सकें। बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है और घर में पत्नी समेत 3 बच्चों के लिए पेट की आग बुझाने का सवाल खड़ा हो गया है। इसलिए अब उन्होंने सरकारी महकमों के उन गैर जिम्मेदारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, जिनकी वजह से उनके लिए मंजूर की गई सरकारी मदद उन्हें नहीं मिल पाई। क्या एटीएम कार्यालय में जो दस्तावेज जमा हुए थे वो दस्तावेज भी जमा है और मेरे को आज तक केस नंबर भी नहीं दिया और ना ही केस की नकल दी। हेल्पलाइन में काफी बार मैंने शिकायत की, लेकिन आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं। इंडिया लाइव 24 के लिए बालाघाट से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर में एक व्यक्ति की हत्या करके शव को सड़क पर फेंक दिया गया था, जिसकी शिनाख्त चंदेव वनवासी के रूप में हुई थी, जो कि जनपद गाजीपुर के मनुआपुर चक गांव का रहने वाला था। वहीं पुलिस ने इस मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने राहुल और मीना देवी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि राहुल और मीना देवी ने पहले बड़ी ही बेरहमी से सड़क पर दौड़ा कर उसकी पिटाई की। उसके बाद घर में लाकर उसे डंडों से पीटा और फिर लाश को ठिकाने लगाने के मकसद से घर से घसीटकर बाहर गांव में फेंकने की कोशिश की गई। लेकिन तभी गांव के लोगों के वहां आ जाने की वजह से वापस अपने घर के सामने ही लाकर सड़क पर लाश को फेंक दिया गया। फिलहाल दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए गाजीपुर से पवन मिश्रा की रिपोर्ट। भदोई के सेंट मैरीज स्कूल में आज छात्रों के अभिभावक पहुंचे। उन्होंने स्कूल प्रबंधन से फीस में कुछ छूट देने की मांग की। पेरेंट्स का कहना है कि कोरोना की वजह से हमारे सारे रोजगार और व्यापार ठप पड़ गए हैं। ऐसे में स्कूल की इतनी ज़्यादा फीस भर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए स्कूल मैनेजमेंट पूरी फीस ना वसूल कर कुछ डिस्काउंट दे। उन्होंने कहा कि बाकी स्कूलों ने भी ट्यूशन फीस में छूट दी है, ऐसे में हमारे बच्चों की फीस में भी कटौती की जाए। आपको बता दें कि सेंट मैरीज स्कूल भदोई का जाना माना स्कूल है और यहाँ दूर दूर से बड़े घरों के भी बच्चे पढ़ने आते हैं। स्कूल में फीस में डिस्काउंट लिया, 50% डिस्काउंट चल रहा है। ग्रीन व्यू में भी 50% है, वुडवर्ड्स में भी है। ये सेंट मैरीज स्कूल में ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग बार बार प्रेशर बना रहे हैं पेरेंट्स के ऊपर कि फीस जमा किया जाए, और फीस नहीं जमा करेंगे तो जो है ये यूनिट टेस्ट में सेकंड यूनिट टेस्ट में दिया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।